कहा ना। हाँ हाँ हो गया स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज। मैं हूं मनोज गौतम। मैं सिकंदराबाद के गांव स्माइलपुर में मौजूद हूं। यहां पर आज 24वां कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। मुकेश यादव हैं राइस नायक, मैं उनके आवास पर आया हुआ हूं। हालांकि बारिश हो रही थी, मैं भीग गया काफ़ी। आप देख रहे हो मेरे कपड़े भीगे हुए हैं, लेकिन हमारे जवान सरहद पर होते हैं। बारिश होती है, तूफान होती है, बर्फ़ होती है, तो लड़ते रहते हैं और जमे रहते हैं। तो मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं थी कि मैं बारिश में भीग जाऊं। लेकिन आज 24वां कारगिल दिवस मनाया जा रहा है और शहीदों की याद में यहाँ पर मुकेश हैं, लाइफ नायक मुकेश यादव हैं। उनसे बात करते हैं और कारगिल युद्ध में उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई को लड़ा पाकिस्तान से। आज उनसे बात करते हैं। आइए मिलते हैं मुकेश यादव जी से। काट दो। आज 24वां कारगिल दिवस शहीदों की याद में मनाया जा रहा है। मेरे सामने नायक नायक मुकेश यादव हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध खुद लड़ा है और देखा भी है। ज़रा जानते हैं किस प्रकार से वो इस मुसीबत से जो हमने विजय हासिल की है, किस प्रकार से उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। बात करते हैं। कारगिल युद्ध को मैंने खुद पार्टी चपेट किया है। उस पर मौके हालात पे सारा पूरा युद्ध में मैं रहा हूँ और उस युद्ध का मैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा हूँ। इस बात का मुझे गर्व भी होता है। कारगिल युद्ध की शुरुआत 14 मई 1999 से हुई, जब हम लोगों को पता लगा कि हमारी कारगिल की कुछ पहाड़ियों पर आके घुसपैठियों ने घुसपैठ कर लिए। शुरू में सब लोग, पूरा देश ये मान के चल रहा था कि ये कुछ आतंकवादी है जिन्हें हम आसानी से खदेड़ के भगा देंगे। लेकिन जब हम 14 मई को एडवांस शुरू किया, कारगिल क्षेत्र में पहुंचे। मानस बल से हम ऑलरेडी पहले से डिप्लॉय थे। मानस बल से जब हम कारगिल युद्ध में पहुंचे हैं कारगिल के क्षेत्र में, तो कारगिल में 4 सेक्टर मुख्य रूप से होते हैं: कारगिल, बटालिक, काकशीर और द्रास। हम लोगों को द्रास सेक्टर में भेजा गया, जिसमें तोलोलिंग चोटी थी और तोलोलिंग चोटी का टास्क 18 ग्रेनेडियर को दिया गया। 18 ग्रेनेडियर में तोलोलिंग चोटी को अटैक करना शुरू किया। तोलोलिंग को अटैक करने के बाद, हालांकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद, और जब हमने अटैक करना शुरू वहाँ किया तो पता लगा कि वो कोई घुसपैठिए नहीं है, वो पाकिस्तान के ट्रेंड आर्मी 4th और 5 लाइजर लाइट इन्फेंट्री है। और जब उस इन्फेंट्री से, पाकिस्तान आर्मी से हम लोगों का टकराव हुआ तो तोलोलिंग चोटी हमने कब्जा जरूर कर ली, लेकिन हमने अपने 33 साथियों को उस युद्ध तोलोलिंग चोटी पर खो दिया। उनको खोने के बाद हम लोग जो है 30 मई को विड्रॉ कर गए और बाकी जो है हमने वो सेकंड राजरीफ को, तोलोलिंग चोटी को हैंडओवर करने के बाद हमें कुछ दिन का ब्रेक दिया गया कि हमारी भारी क्षति हो चुकी थी। वो अलग बात है कि हमने एक चोटी को विजय कर दिया था। उसके बाद हम लोग मीना मार्ग में आए। मीना मार्ग में हम लोग अपना ब्रेक कर रहे थे कि हमें 29 जून को टास्क मिला कि हमें टाइगर हिल को कब्जा करना है। हम जानते थे टाइगर हिल कितनी महत्वपूर्ण चोटी है, क्योंकि हम लोग वो डेली न्यूज़ में सुनते थे और हमें आपस में हालात भी पूरे पता थे। क्योंकि टाइगर हिल को हमसे पहले 8 सिख रेजिमेंट और 9 पैरा ऑलरेडी पहले अटैक कर चुकी थी, लेकिन वो दोनों का अटैक अनसक्सेस हो गया था। तीसरा टास्क हमारी बटालियन को दिया गया। तो हम उस कारगिल में टाइगर हिल की चोटी की महत्ता को भली भांति जानते थे कि वो सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कारगिल की चोटी थी, कि उस चोटी पर बैठ कर दुश्मन हमारे पूरे ले रूट को बंद कर देता था, जिससे हमारी आगे जाने लेह लद्दाख वाली पूरी सप्लाई और सेना की सारी रसद बंद हो जाती थी। इसलिए उस महत्वपूर्ण चोटी का टास्क हमें मिला। वो पूरी प्लानिंग के साथ, ब्रीफिंग के साथ, हमारे कर्नल खुशहाल ठाकुर हमारे बटालियन कमांडर थे, उन्होंने एक प्लान किया और हम लोगों ने 1 जुलाई 1999 को सुबह सूर्य उदय से पहले टाइगर हिल को अटैक करना शुरू किया। बताने में बड़ा इजी लगता है, अब आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर उस समय के हालात देखेंगे तो हमें दोहरी तरीके से लड़ना था। एक तो हमें मौसम की मार से लड़ना था, दूसरे हमें दुश्मन से भी लड़ना था। कि जब हम टाइगर हिल को अटैक कर रहे थे तो माइनस का टेम्परेचर, हमारे पास कोई पगडंडी नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ियों पे उस पर घिसड़ के, सड़ के, लेट के जाना है और आगे सामने दुश्मन का भारी बम्बार्डमेंट। हम लोग नीचे हैं, वो हाइट पे 16,500 फीट की हाइट पे बैठे हैं। उस पे हमें धीरे धीरे अपने आप को सेफ बचाते हुए आगे बढ़ना है। और कुछ पता नहीं कि कब बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाएगी। तो मौसम की जो विजुअलिटी थी, वो देखने की क्षमता भी बहुत दूर तक नहीं थी, कि रात भर बर्फ़ गिरती थी और उस बर्फीले उसमें तूफान में हम लोग दुश्मन के गोलियों के साए में आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग तकरीबन टाइगर हिल से नियर अबाउट कोई 500
फीट दूर हम होंगे कि वहाँ एक नाला पड़ता है, उस नाले पे एक रस्सा डाला गया जो इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा डाला गया। उस रस्से को हमें पार करके जाना था। बीच में गहरी 200 मीटर खाई थी उस नाले पे। उस रस्से को जब मैं पार कर रहा था, आज भी मुझे वो दृश्य याद आता है। मेरे पास लाइट मशीन गन थी, उसके मेरे पास 300 राउंड थे। मैं उस लाइट मशीन गन के साथ जब उस रस्से को पार कर रहा था, तकरीबन 5-7 मीटर या 6 मीटर या 4 मीटर रस्सा रह गया होगा। मेरे दोनों हाथों ने जवाब दे दिया और मुझे ऐसा लगा कि ये रस्सा किसी भी पल छूट जाएगा। और जब मैं जानता था कि नीचे तकरीबन 200 मीटर गहरी खाई है और अगर ये रस्सा छूट गया तो मैं नीचे खाई में जाऊंगा जहां मेरा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यकीन मानिए कि मैं उस समय पे अपनी आंखें बंद करी और ऊपर वाले को नमन किया, क्योंकि मैं भगवान में विश्वास रखता हूं। और उसको याद करते हुए मैंने कहा कि हे प्रभु, अगर मेरी मौत ही आनी है तो दुश्मन से लड़ते हुए आए, इस तरीके से खाई में गिर के ना आए। और मैंने जब उसको याद किया तो मैंने जब आँख खोल के देखा तो मैं टाइगर हिल के छोर पे था, उस नाले को मैं पार कर चुका था। तो जिसको मैं ऊपर वाले की एक कृपा मानता हूँ। उसके बाद जब हम लोगों ने टाइगर हिल की तरफ हम बढ़ना शुरू किए तो टाइगर हिल पर ऑलरेडी हम अपने 7 साथियों को शहीद कर चुके थे। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो उन साथियों की डेड बॉडियां भी पड़ी थी। अब उन साथियों की डेड बॉडियों को क्रॉस करके आगे बढ़ना है। आप सोचिए क्या हालात होंगे, हमारी मन संवेदनाएं क्या होगी, हमारा मन क्या होगा। लेकिन फिर भी एक मोटिव था कि हमारे इन साथियों ने अपनी कुर्बानी इस टाइगर हिल को कब्जा करने के लिए दी है। इसलिए उस लक्ष्य को मानते हुए कि हमारे साथियों का टारगेट है जो अधूरा रह गया है, इसको पूरा करना है। और उसको पूरा करने के मिशन में हम लोग आगे बढ़े और हमने टाइगर हिल को 5 और 6 जुलाई की रात में टाइगर हिल को कब्जा कर दिया। सेव कर लो, एकदम मिनट हो जाएगी ना, होगी सेव। हाँ, यहीं से कंटिन्यू कर दो, इसमें ऐसे कोई दिक्कत हो जाएगा। वो भी बता देना गोली कैसे लगी और क्या नाम है, क्या है हमें खाने के लिए। जब हमने टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया तो एक हर सेना का एक दस्तूर होता है कि जब उसका कोई पोस्ट कैप्चर हो जाता है तो दुश्मन उस पर काउंटर अटैक करता है। हम लोग भी जानते थे कि पाकिस्तानी एक काउंटर अटैक हमारे ऊपर जरूर करेंगे, लेकिन हमें यह आभास नहीं था कि टाइगर हिल पे पाकिस्तान की तरफ एक टेंट था, सिनो टेंट। अब हम लोग इतना रिस्क नहीं ले सकते थे कि उस टेंट को जाके देखें। हमारे साथ हमारे कैप्टन, जो हमारी टोली के कमांडर थे, कैप्टन सचिन निम्बालकर, उन्होंने उस टोली पे आदेश दिया कि इस टेंट पे हमारे एक साथ थे नायक सुरेश चंद, उन्होंने उस पर एक RL का 84 रॉकेट लॉन्चर फायर किया। अब उसमें फायर होते ही टाइगर हिल पे एकदम से दिवाली टाइप खिल गया, क्योंकि वो टेंट पाकिस्तानी उसमें नहीं थे लेकिन उनके अम्बनेशन का टेंट था। और उस अम्बनेशन को भटने से टाइगर हिल पे जो दिवाली सी खिली है, हम लोगों का लोकेशन और पोजीशन जाहिर हो गया, जिसमें पाकिस्तानियों ने एक काउंटर अटैक किया और उस काउंटर अटैक में आके मेरे यहाँ सीधी तरफ गोली लगी जो इस तरफ से पार हो गई। उसके बाद मैं एक जोड़ हुआ तो, लेकिन तब तक हम टाइगर हिल को कब्जा कर चुके थे। मेरे एक काउंटर अटैक में गोली लगी टाइगर हिल कब्जा करने के बाद। उसके बाद मैं आ गया। और सबसे बड़ी बात कि जब हम लोगों ने अटैक किया था तो हमारे पास 1 हफ्ते का ड्राई राशन, जिसमें ये मोम की पूरियाँ, शक्कर पारे, खरबुल्ले, किशमिश, थोड़ा सा बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें 1 हफ्ते का ड्राई राशन था। क्योंकि पीछे से हमारी सप्लाई बिल्कुल बंद थी कि दुश्मन पीछे से सप्लाई आने नहीं देना था। तो हमें सिर्फ उसी के ऊपर जिंदा रहना था और उसी के लेकर आगे बढ़ना था। और हम सब लोग जानते थे कि हमारे पास अगर ज़्यादा समय हमें अटैकिंग में लग गया तो हमारे पास पीछे खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हमारे साथी उस युद्ध में भी आपस में हम बात करते थे तो एक साथी कहता था कि यार तेरे पास 2 पूरी बची हो तो दे दे। दूसरा साथी कहता था यार आज खा लेंगे, कल क्या खाएंगे। तीसरा कहता था कल तक तो बचेगा नहीं, खाएगा कहाँ से। तो इस तरीके की सारी बातें, और मौत हर समय हमारे मंजर, हमारे ऊपर मौत का साया बन रहा था। क्योंकि दुश्मन का टाइगर हिल पे इतना ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट था कि आप उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने वो सारा जिया है, देखा है। और इस तरफ से हम लोग भी बेशुमार बम्बार्डमेंट, क्योंकि हमें कवरिंग फायर भी पीछे से मिल रहा था। हमारी डेल्टा कंपनी हमें MMG से कवरिंग फायर दे रही थी, आर्टिलरी गनें हमें बफोर्स से फायर दे रही थी। तो इतना ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट के बीच हम लोगों ने टाइगर हिल को कब्जा किया। कब्जा करने के बाद मुझे गोली लगी। उसके बाद में श्रीनगर बेस हॉस्पिटल, चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल और फिर यहाँ मेरठ मिलिट्री हॉस्पिटल और जबलपुर मिलिट्री हॉस्पिटलों में विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराने के बाद मैं वापस अपनी ड्यूटी पे पहुंचा हूं। ये पूरा कारगिल का मंजर रहा बताने में मैंने आपको, लेकिन उस दुर्गम चीज़ों को अगर याद करेंगे
तो मेरे बहुत सारे साथी, टोटल युद्ध में मेरे 42 साथियों को मैं खो चुका हूँ। और आज भी जब उन सब साथियों को याद करता हूँ या उन परिवारों को याद करता हूँ तो मेरा मन बड़ा द्रवित हो जाता है कि जो साथी जिनके साथ में रहा, जिनके साथ सारा कुछ देखा, आज वो साथी मेरे बीच नहीं है। लेकिन एक मन को प्रसन्नता होती है कि उन साथियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दे दिया है, जिसका मैं अपने साथियों पर हमेशा गर्व करता हूँ और पूरे देशवासियों को गर्व की अनुभूति होती है कि आखिर उन साथियों ने हमें अपनी कुर्बानी देकर हमारे देश को सुरक्षित रखा है, मातृभूमि को सुरक्षित रखा है। और ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं ऐसे ऐतिहासिक युद्ध का हिस्सा रहा हूँ। तो मुझे अपने आप पे भी इस बात पर गर्व महसूस होता है कि मुझे ऐसा अवसर मिला और भारतीय सेना ने मुझे ये मौका दिया जिसमें को मैंने बखूबी अंजाम दिया। और उसके लिए मैं सभी देशवासियों का हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश सदैव सुरक्षित रहे, सदैव खुशहाल रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। देश के नौजवानों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं देश के नौजवानों से एक अपील जरूर करना चाहता हूँ कि आज की जो ये युवा पीढ़ी है, ये व्हाट्सएप और इन पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि वास्तविक चीज़ों को नहीं जानती है या समझना चाहती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी किताबों में भी नहीं पढ़ी जाती हैं। हमारे युद्ध, देश ने 5 युद्धों को झेला है, 4 युद्ध पाकिस्तान के साथ और 1 चाइना के साथ, और हमने इसमें अपने हजारों सैनिकों को खोया है। और उससे पहले देश आज़ाद कराने भी हमारे देश के अमर बलिदानों ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी है। तो मैं अपने देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अपने अतीत को पढ़ें और जानने का प्रयास करें कि कितने संघर्षों के बाद आज ये देश सुरक्षित है और देश खुशहाल है, आगे बढ़ रहा है। तो अपने उन शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए, उन्हें हमेशा याद करें और उनके बताए रास्तों पे चले। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है देश में, मैं कई बार बहुत सारी चीज़ें सुनता रहता हूँ क्योंकि मैं भी इसी समाज में रहता हूँ, कि देश में जो धार्मिकता का उन्माद कभी कभी फैलता है। मैं ये कहता हूँ कि देश सबसे बड़ी चीज़ है, धर्म, जाति, मजहब ये सब बहुत छोटी चीज़ है। तो देश को सर्वोच्च मान के चले और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब देश बचेगा तो धर्म बचेगा, जब देश ही नहीं बचेगा तो धर्म और जातियाँ क्या बचेंगी। तो मैं अपने नौजवानों को एक बात साफ कहना चाहता हूँ कि देश से बड़े उनके लिए कोई भी चीज़, जाति, धर्म कुछ भी नहीं होना चाहिए। देश सर्वोपरि है, अगर देश है तो सब कुछ है। और इसी के साथ मैं अपनी सरकार से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी एक योजना चलाई है, अग्निवीर योजना। मैं इस योजना को भली भांति, क्योंकि मैं सेना में रहा हूँ, मैंने उन हालातों को देखा है, कारगिल युद्ध मैंने लड़ा है और उससे पहले के युद्धों के बारे में अपने साथियों से तजुर्बे लिए हैं। तो उन सारे संग्रहों के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि भारत सरकार को ये अग्निवीर योजना वापस लानी चाहिए। अगर इसे वापस नहीं लेते तो देश के लिए बिल्कुल खतरा है, ये अच्छा नहीं है। इससे देश में भ्रष्टाचार भी सेना में बढ़ेगा और ये देश के लिए आने वाले समय में बिल्कुल खतरनाक साबित होगी, क्योंकि युद्ध के दौरान जोश और होश दोनों से काम चलता है। और युवा पीढ़ी होगी तो जोश तो होगा लेकिन होश नहीं होगा, जिसकी कमी रहेगी जो देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो भारत सरकार इस अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार करे। और इस मौके पर मैं कारगिल विजय दिवस के मौके पर अपने समस्त देशवासियों को बिल्कुल हृदय से अभिनंदन करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज वो अपने घर में एक दीपक कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए, उससे पहले जो विभिन्न युद्धों में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी याद में जरूर जलाएं। और उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपना परिवारों के हिस्से को इन युद्धों में, विभिन्न युद्धों में खो दिया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें और उन वीर शहीदों को नमन करते हुए एक दीपक अपने घर में जरूर जलाएं। और इसी के साथ मैं अपना कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, विजय या वीर गति सर्वदा शक्तिशाली, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये थे राष्ट्र नायक मुकेश यादव। इन्होंने बताया कि देश सबसे ऊपर है, जाति धर्म कुछ नहीं है उसके आकर। अगर हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो अभी ये मौका है, कर सकते हैं। इन्होंने करके भी दिखाया, पाकिस्तान को चने चबाए और पाकिस्तान से युद्ध भी लड़ा उन्होंने, उन्होंने गोली भी खाई, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे बिल्कुल भी। और सरकार से एक और अपील की, अग्निवीर जो योजना चलाई है उसको वापस लें, ताकि नौजवान अपने एक जज्बे के साथ आर्मी में जाएं और कार्य करें। मनोज गौतम के कदम से कदम मिलाकर चलने का इसी उद्देश्य के साथ सरमाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लेकर आया है अब एक ऐसा स्टडी प्लेस जहां आपको मिले सभी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज इन वन रूफ।
जी हाँ, एडवांस कंप्यूटर कोर्स सीखकर करना हो आपको अपने बच्चों को विदेश में वीडियो कॉल या देख रहे हैं आप वेबसाइट डेवलपर बनने का सपना, तो आपने चुना है एकदम सही विकल्प, क्योंकि सरमाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लेकर आया है आपके लिए वन रूफ मैनी फैसिलिटीज विद फुली एयर कंडीशनड रूम्स अंडर CCTV सर्वेलेंस, जहां आपको मिले फ्री वाईफाई जोन, जिससे आपको मिले हर्डल फ्री लर्निंग एक्सपीरियंस। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिले कंफर्टेबल एंड हाइजीन एनवायरनमेंट विद क्लीन सैनिटरी फैसिलिटीज, स्पेशली सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ आपका दिल खुद ब खुद कहे पढ़ने को, मतलब अब पढ़ाई न करने के बहाने हो जाएंगे छूमंतर। हमारी ब्रांच 24/7 यानी हफ्ते के 7 दिन खुली है। फॉर मोर डिटेल्स विजिट नाउ मेन GT रोड, टीचर्स कॉलोनी, सिकंदरा।